गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षाओं में भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, तकनीक, इसके बारे में अध्ययन किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विचारधारा, आइडियोलॉजी। आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि कोई विचारधारा किस देश की राष्ट्रीय शक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। ये समझना हमें बेहद महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने पहले भी पढ़ा होगा और इसी अपने पेपर के अंतर्गत जब हम आगे की जो शीत युद्ध है या और भी जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो घटनाक्रम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विचारधारा किसी भी दो देशों के मध्य संबंधों में और अपनी राष्ट्रीय शक्ति के रूप में किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज देखेंगे आप कि दुनिया में जो आप अलग अलग जो खेमे आपने 20वीं सदी में जो शीत युद्ध का अध्ययन करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास का जो आप अध्ययन करते हैं, तो आपको पता चले कि दुनिया सब विचारधारा के आधार पर बिखरी पड़ी थी। आपको साम्यवादी गुट, पूंजीवादी गुट, समाजवादी गुट, या आपको कई इस प्रकार की विचारधारा के अकॉर्डिंग अपने समर्थक राज्य आपको दिखाई देते हैं। आप खुद उनका अध्ययन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो किसी देश के राष्ट्रीय शक्ति में क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, वो इसके माध्यम से आज हम स्पष्ट करेंगे। तो देखो, पहले समझते हैं कि विचारधारा का अर्थ क्या है, विचारधारा क्या होती है। देखो, विचारधारा विचारों और विश्वासों का ऐसा समुच्चय है जो एक सुनिश्चित दृष्टि पर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य जो आइडियोलॉजी होती है वो विचार और विश्वासों का ऐसा एक समुच्चय या गठबंधन है जो एक सुनिश्चित दृष्टि पर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य जिस विचार को वो फॉलो करते हैं, जिस विचार का अनुकरण करते हैं और उस विचार से जुड़े हुए जो आधार है उसके, अर्थात इसको यूँ समझ सकते हैं कि कोई भी देश अपने जिन आदर्शों, जिन मान्यताओं और तत्कालीन समय में विश्व में जो अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं, उनमें अपना किस प्रकार का विश्वास जताते हुए और किस आधार पे वो अपनी सब कुछ शासन व्यवस्था, अपनी विदेश नीति के संचालन करते हैं और किस एक निर्धारित दृष्टि पर वो रहकर अपने आप को वो कार्य करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जिस भी विचार या विश्वास को मानते हैं उसमें पूर्ण यकीन मानते हैं, उसको पूर्ण मानते हैं और वो विचारधारा ये कहती हैं कि विश्व की सारी वास्तविकता को व्याख्या मैं स्वयं कर सकती हूँ या उनका व्याख्या करने का दावा किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ कि कोई भी विचारधारा होती है, अब विचारधारा दुनिया में इतनी है, खूब सारी प्रचलित है। विचारधारा किसी भी राष्ट्र के विकास, किसी भी राष्ट्र के उग्रता, उसकी कार्यप्रणाली, उसके विश्वास, उसकी विदेश नीति में महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। तो कह सकते हैं कि विचारधारा विदेश नीति के वास्तविक जो उद्देश्य हैं उनको छिपाने का आवरण भी कह सकते हैं। आप देखेंगे अमेरिका की विदेश नीति आप पढ़िए, आप सोवियत संघ की विदेश नीति पढ़िए, आप रूस की विदेश नीति अब तत्कालीन वर्तमान में आप देखिए, चीन की विदेश नीति देखिए, सबके अलग अलग आपको विचारधारा के अनुरूप प्रभाव पड़ता है। लेकिन अपने भारत की हम बात करें तो भारत शांति, सद्भावना, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला राष्ट्र है। पूरे विश्व को अपने परिवार के समान मानता है। वो कभी युद्ध, उग्रता, संघर्ष में विश्वास नहीं करता है। वो किसी भी इस प्रकार के तनाव भी हो जाते हैं तो मध्यस्थता और शांतिपूर्वक हल करने की बात करता है, पंचशील के सिद्धांतों की बात करता है। तो ये हमारी विचारधारा को प्रकट करते हैं कि हम बिल्कुल मध्यम मार्गी, शांति, सद्भावना के साथ आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व में एक शांति, एकता का संदेश देने की बात करते हैं। लेकिन वही अगर चीन की बात करें तो चीन एक आक्रामक और विस्तारवादी राष्ट्र की विदेश नीति रही है। वो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फैलाव करने में विश्वास करता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि विचारधारा किसी भी राष्ट्र के लिए किस प्रकार की महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाती है तथा उसके शक्ति के रूप में किस प्रकार से वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। आप देखेंगे कि दुनिया में ऐसे आपको कई उदाहरण मिलेंगे कि समान विचारधारा वाले जो भी राज्य हैं वो
अपनी मित्रता स्थापित कर लेते हैं, एक गठबंधन स्थापित कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस गठबंधन को शक्ति देने का प्रयास किए जाते हैं। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए शीत युद्ध का, कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो भी अपन समझते हैं कि जो शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, उस शीत युद्ध में आपको दो गुट मिलेंगे, एक सोवियत संघ और एक अमेरिकी गुट। अब अमेरिकी गुट है वो उदारवादी पूंजीवादी राष्ट्रों का समूह है, और जो साम्यवादी गुट है वो सोवियत संघ है, चीन है, क्यूबा है, वियतनाम है, ऐसे कुछ राष्ट्र उसके साथ शामिल थे। अब आप सोचो, ये दूसरे राष्ट्र जो भी गुट में जो राष्ट्र शामिल हुए, उनका मकसद केवल अपनी विचारधारा के साथ साथ और भी कई अन्य तत्वों के साथ जुड़कर उसके साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने और अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करने के लिए वो साथ जोड़े। तो आप समझ सकते हो कि किसी भी राष्ट्र की आइडियोलॉजी ये प्रकट करती है कि आप क्या हो, आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, आपके तात्कालिक हित क्या है, आपके दीर्घकालिक हित क्या है, आप इन हितों की पूर्ति किस प्रकार से पूर्ण करना चाहते हो, और आपके इन हितों की पूर्ति करने के लिए क्या क्या साधन है, इन साधन के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या करने वाले हो। तो इस प्रकार के सभी प्रकार के उनके आभास को पहले से अनुभव कर लिया जाता है। तो कह सकते हैं कि विचारधारा अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्टर होती है किसी भी राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में। ठीक है, इसलिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक हैं स्नाइडर और विल्सन। अब ये कहते हैं कि विचारधारा क्या है, तो देखो वो उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक विचारधारा जीवन, समाज और शासन के प्रति निश्चित विचारों का वह समूह है जिनका प्रचार मुख्यतः योजनाबद्ध सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नारों के प्रतिपादन के रूप में अथवा युद्धकालीन नारों के रूप में निरंतर उपदेशात्मक रूप में इस प्रकार किया गया है कि वे एक विशिष्ट समाज, समुदाय, दल अथवा राष्ट्र के लिए विशिष्ट विश्वास बन गए हैं। आप समझ सकते हैं उनके लिए वो सब कुछ बन गया है जो एक राष्ट्र की आवश्यकता के लिए होता है। बात स्पष्ट हुई, ये कहते हैं स्नाइडर और विल्सन। अतः कह सकते हैं कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो भी क्रियाकलाप है, वो सब विचारधारा के आधार पर ही बनते हुए, विचारधारा के आधार पर ही विभाजित है। विचारधारा राष्ट्र के लोगों को जोड़ने में सीमेंट का कार्य करती है। आप देखेंगे जब भी किसी भी देश में जिस किसी प्रकार के संकट आए, चुनौतियाँ आए, युद्धकालीन हो, सामान्यकालीन हो, कुछ भी ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आए, तो विचारधारा राष्ट्र के लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस प्रकार से भवन निर्माण में सीमेंट का जो योगदान होता है, जो भूमिका होती है, उसी प्रकार से राष्ट्र के लोगों को एक करने में विचारधारा एक सीमेंट रूपी कार्य करने की भूमिका निभाती है विचारधारा। आपको स्पष्ट समझना चाहिए। विचारधारा से लोगों में समर्पण की भावना होती है। आप देखेंगे तत्कालीन सोवियत संघ में, आप चाइना में देखिए, या फिर और भी अन्य देश में देखेंगे आप कि विचारधारा है वो राज्य के लोगों में एक प्रकार से समर्पण की भावना, विश्वास की भावना को क्रिएट करती है। विचारधारा समुदाय की भूमिका पर बल देती है, संपूर्ण मानव समाज की भूमिका पर बल देती है। इसमें व्यक्ति की भूमिका गौण होती है, व्यक्ति की भूमिका नगण्य होती है। वो कहते हैं कि इस विचारधारा के बैनर के तले हम सब को एकत्रित होना है, अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में, ये चीज़ होती है। विचारधारा राष्ट्र के सदस्यों के मनोबल को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आप देखो राष्ट्र का मनोबल बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप कितनी सक्षम हो, आप सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक, हर एक सामरिक दृष्टि से चाहे कितने ही सक्षम क्यों न हो, लेकिन आपका मनोबल कमज़ोर है, आपका मनोबल बहुत ही निम्न स्तर का है, तो फिर आप उसमें सफलता प्राप्त करने पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि मनोबल की जो भूमिका अदा करती है वो विचारधारा करती है, हौसला अफजाई करने का काम करती है एक प्रकार से। ठीक है, इससे लोगों में राष्ट्र के लक्ष्यों के प्रति आस्था उत्पन्न होती है, लोगों में देश प्रेम, देश के प्रति भावना उत्पन्न होती है, राष्ट्रवाद को पैदा करने में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाने का काम करती है विचारधारा। विश्व युद्ध हो या शीत युद्ध, सभी विचारधारा के आधार पर लड़े गए। अब देखिए आप नाजीवाद, फांसीवाद एक तरफ देखिए, एक तरफ आप पूंजीवाद देखिए। आप देखेंगे दुनिया में जितने बड़े बड़े घटनाक्रम हुए सब इस विचारधारा के आधार पर हुए। दुनिया सब बंटी हुई, बिखरी हुई गुटों में। आप ये भी देखिए गुट निरपेक्ष जो आंदोलन हुए, जिसमें हमारे भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है, हमारे पंडित नेहरू की बहुत बड़ी उस पर भूमिका रही है।
ये भी गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन था वो भी क्या था, वो भी एक प्रकार से इस विचारधारा को लेके चला था कि हम किसी भी प्रकार के इन गुटों में नहीं होंगे जो संघर्ष, तनाव, अंतर्राष्ट्रीय अशांति को पैदा करता हो। हम सबका विकास और समरसता पर बल देते हुए आगे बढ़ने पर बल दे रहे हैं तथा साथ ही साथ ऐसे राज्य जो नवीनतम स्वतंत्रता को प्राप्त किए हुए हैं या नवीनतम लोकतंत्र को स्थापित किया है, जिनकी समस्याएं साझी हैं, जहां पर गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन, अविकास, इस प्रकार की जो समस्या हैं, इन समस्याओं को निराकरण करने के लिए हम सब एक खड़े, एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बैनर तले हम खड़े। तो ये भी इस प्रकार से चलाने का प्रयास किया। आप सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा है उसको आप समझ सकते हो, आप अमेरिका समर्थित पूंजीवादी जो विचारधारा है उसको समझ सकते हो। दोनों ही विचारधारा एक दूसरे के विपरीत थी और एक 20वीं सदी का एक बहुत बड़ा एक समय काल, ये हम कह सकते हैं 1945 से लगभग 1990 तक का जो काल है, 45-50 ईयर्स तक दुनिया में शीत युद्ध चला। और शीत युद्ध ये युद्ध से भी खतरनाक होता है क्योंकि इसमें यह तय नहीं होता कि आगे क्या होगा, किस प्रकार से होगा, क्योंकि हर समय युद्ध का खतरा मंडराया रहता था, हर समय लोग डर के साए में रहते थे। तो आप समझेंगे कि युद्ध हो या संघर्ष हो, ये एक विकास का सबसे बड़ा बाधक होता है, ये उसके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित होता है। लेकिन ये जो लड़े गए इस प्रकार के कोल्ड वॉर, मकसद एक ही था, विचारधारा, आइडियोलॉजी और कुछ नहीं। विचारधारा के साथ साथ उसके गौण हित जरूर जुड़ जाते हैं, लेकिन विचारधारा आप समझ सकते हो कितनी महत्वपूर्ण है। आज देखिए भारत में, अभी आप देखिए भारत में भी कई विचारधारा के दल हैं, वे कई विचारधारा है, भले ही उसका किसी प्रकार से, लेकिन जो भी अपनी बात रखेंगे तो विचारधारा से प्रेरित ही बात रखेंगे, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब ये जो मार्गेंतो हमारे महोदय हैं, मार्गेंतो हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक, चिंतक हैं, प्रोफेसर हैं, तो ये कहते थे कि विचारधारा प्राय 3 प्रकार की होती है। यथास्थिति की विचारधारा, यथास्थितिवाद की विचारधारा वो होती है कि जो जैसा है उसको ऐसा बने रहने देना, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन मत करो, यथास्थिति को बने रहने दो, जो भी जिस प्रकार का जो भी हुआ है उसको बनाए रहने दो, उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ये उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि यथास्थितिवाद इस बात पर स्पष्ट अपनी व्याख्या करता है या अपना मंथन करता है। अगली है साम्राज्यवाद की विचारधारा, दूसरी है साम्राज्यवादी विचारधारा। अब ये क्या नाम से स्पष्ट होता है, अपने साम्राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना। ये जो विचारधारा होती है वो बिल्कुल आक्रामक और विस्तारवादी होती है, जैसे आप चीन को समझ सकते हो। अब ये आज का जो विकासवादी युग है उसको भूल करके विस्तारवादी युग में प्रवेश करने की बात करता, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि दुनिया बदल गई है, दुनिया में हर चीज़ बदल गई है। जो पहली स्थिति थी अब स्थिति नहीं रही है, फिर भी वही भूल करना जो आपने कभी अतीत में की। अतीत की भूलें नहीं करनी चाहिए क्योंकि समय बदल चुका है, और इन बदली हुई परिस्थितियों में आज भी आप विस्तारवादी विचारधारा को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके सामने उल्टी पड़ेगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि लेकिन वो बात नहीं आते इस प्रकार की विचारधारा अपनी विदेश नीति में अपनाने में, तो फिर समझ सकते हो कि ऐसे साम्राज्यवादी या विस्तारवादी जो विचारधारा वाले राष्ट्र हैं या उनकी जो विचारधारा है वो विश्व में हर एक दृष्टि से उनकी आलोचना का केंद्र बनती है। ये होती है साम्राज्यवाद की विचारधारा। अगली है तीसरी अस्पष्ट विचारधारा, जिनका कोई पता नहीं होता, कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं होता है कि आप किस विचारधारा को फॉलो करते हुए अपनी राष्ट्र शक्ति या फिर अपने राष्ट्र हित या अपनी विदेश नीति के संचालन में उसका एक प्रयोग कर रहे हो या उसकी भूमिका निभाने की बात होती है। तो मार्गेंतो ने इन तीनों को स्पष्ट किया था कि यथास्थितिवादी विचारधारा, साम्राज्यवादी विचारधारा और अस्पष्ट विचारधारा, इस आधार पर विश्व के वर्तमान में अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से एक विचारधारा को फॉलो किया जाता है उस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो मार्गेंतो के अनुसार सर्वमान्य नहीं है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि दुनिया में जो कुछ घटना घटित होती है उसके पीछे विचारधारा की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, ये आज हमने स्पष्ट किया।